स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार पिछले एक महीने से जारी किया जा रहा है और आप लोगों के द्वारा जो उत्साहवर्धक कमेंट किए जाते हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत जो है आभार। शुरू करते हैं आज के ये स्पेशल सेशन को, आज के इस स्पेशल एपिसोड को। और आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दक्षिण भारत का इतिहास से संबंधित एक और वीडियो ऑलरेडी मैं जो है जारी कर चुका हूं और आज का सेशन इसलिए भी स्पेशल है कि इस सेशन में मैंने एक नया प्रयोग किया है और आज का ये जो 2020 सीरीज है, इस सीरीज में सभी क्वेश्चन एक ही राजवंश से, चोल वंश से, यूं कह लो कि एक लेसन से ही संबंधित हैं। आप लोग मुझको कमेंट करके बताना कि ये जो मेरा एक नया प्रयोग है ये सही है या पहले जैसे मिसलेनियस टाइप ही क्वेश्चन जो है दिए जाते थे वो सही है। कौन सा सही है एक बार कमेंट करके आप लोग मुझको अवश्य बताना। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल स्क्रीन पर। उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? आपके विकल्प हैं, पहला विजयालय, दूसरा पारांतक प्रथम, तीसरा राजराज प्रथम या चौथा राजेंद्र प्रथम। चोल वंश जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया कि चोल वंश भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर के, कब से, 9वीं से लेकर के जो है 13वीं शताब्दी तक जो है रहा था। चोल वंश जिसका जो है संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? जी हां, विजयालय। कौन था? विजयालय। और विजयालय के द्वारा इस राजवंश की स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में की गई। कब? 855 ईस्वी में। कब किया गया? 855 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया जाता है। विजयालय स्वयं जो है नरकेसरी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? नरकेसरी की उपाधि धारण करता है और अपनी राजधानी कहां स्थापित करता है? जी हां, तंजौर में। कहां पर? तंजौर। और ये कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर? तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी अब चेन्नई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विजयालय के द्वारा जो ये साम्राज्य स्थापित किया गया था वो कहां किया गया था? तो इस वाले बेल्ट में इसकी स्थापना हुई थी, यही तो तमिलनाडु है। और इसके सागरीय तट को, कोस्टल एरिया को कहते क्या है? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि विजयालय के द्वारा चोल राजवंश की स्थापना किस तट पर किया गया था? बंगाल की खाड़ी के तट पर किया गया था या कोरोमंडल तट पर किया गया था या अब जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते हैं वहां पर किया गया था। संगम युग में भी यहां पर कौन सा राजवंश अपने अस्तित्व में रहा था? चोल वंश ही राजनीति अपने अस्तित्व में रहा और जिसका राज की चिन्ह मैंने बताया आप लोगों से कि क्या था? जी हां, बाघ या चीता। उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? जी हां, पारांतक प्रथम से संबंधित है। उत्तर मेरूर अभिलेख में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि चोल वंश अपने जो है ग्राम स्वराज के स्वतंत्र शासकीय व्यवस्था के लिए जो है हमेशा जाना गया था और इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है उत्तर मेरूर अभिलेख में, जिसको किसने स्थापित कराया था? पारांतक प्रथम के द्वारा स्थापित कराया गया था। कहां पर कराया गया था? तंजौर में कराया गया था। और ये वो अभिलेख है जो कि मंदिर के दीवारों पर जो है लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? मंदिर की दीवारों पर जो है इन अभिलेखों को जो है अंकित किया गया है। मंदिर के दीवारों पर इसको उल्लेखित किया गया है। ये महोदय 907 से लेकर के कब तक? 907 ईस्वी से लेकर के और 955 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। 955 तक जो है शासन किया। वैसे मैं पहले भी बताया था कि भारत में अभिलेख स्थापित करने की परंपरा सबसे पहले कौन शुरू किया था? मौर्य वंश का शासक
सम्राट अशोक ने शुरू किया था। दुनिया में सबसे पहले अभिलेखों को स्थापित कराने का प्रक्रिया, या कह लो कि राजा के आदेश को पत्थरों पर खुदवाने की जो है प्रक्रिया, प्रचलन सबसे पहले बेबीलोन का शासक हम्मुराबी ने शुरू किया था। दुनिया में सबसे पहले हम्मुराबी ने शुरू किया था। हम्मुराबी की विधि संहिता आज भी फ्रांस के संग्रहालय में जो है सुरक्षित रखी गई है। लेकिन भारत में यह कार्य जो है शुरू किया था किसने, तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के द्वारा जो है किया गया था, जिनके अब तक 14 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जो है बाद के अधिकतम शासकों ने यह कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चोल शासक को शुंग नद विरत चोल या करों को हटाने वाला की उपाधि मिली है? जी हां, शुंगनद विरत का मतलब होता है, ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टैक्स रिमूव करने वाला व्यक्ति, करों को हटाने वाला व्यक्ति। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर रहित भूमि दान करने की प्रथा दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है टैक्स फ्री लैंड, कर रहित भूमि, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में भूमि देने की प्रथा सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया। और इसका जीता जागता जो है प्रमाण आज भी नाना घाट अभिलेख, जो वर्तमान में कहां पर, वेस्टर्न घाट में स्थित है, पुणे के पास स्थित है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी नागनिका के द्वारा जिसका स्थापना कराया गया, और उसी नाना घाट अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले अनुदान में, दान में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि देने की प्रथा जो है शुरू की, जिसको कि दूसरे राजवंशों में सबसे अधिक गुप्त वंश के शासकों ने अपनाया था। यानी सर्वाधिक अगर जो है दान में भूमि दी गई थी तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा शुरुआत किया गया था, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। अगर दक्षिण भारत में जो है सबसे अधिक दान में भूमि दी गई तो किसके द्वारा? चोल वंश के शासकों के द्वारा। और इसकी शुरुआत किया था जिस शासक ने, उनको जो है कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जी हां, इनको कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जाना जाता है। कुलोत्तुंग प्रथम और टैक्स रहित जो है इन्होंने भूमि की परंपरा को शुरू किया। बाकी चोल वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? तो कुल 21 शासक हुए हैं। कितने हुए हैं? 21। और पहला शासक था जिसका नाम था विजयालय, जो संस्थापक था। अंतिम था जिसका नाम था क्या? राजेंद्र तृतीय। और ये कब से कब तक रहा था? ये 1260 से लेकर के 1280 तक जो है ये शासक रहा था। कुल 21 शासक हुए हैं। और लगभग आप देख रहे हैं कि 855 में इस राजवंश की स्थापना होती है। तो 855 से लेकर के और 1255 यानी करीब करीब लगभग 500 वर्षों तक इस राजवंश का जो है शासन रहता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न, चतुर्वेदी मंगलम का क्या अभिप्राय है? तमिल भाषा में चोल राजवंश में ऐसी भूमि जो कर रहित होती थी, यानी जिस पर टैक्स देना नहीं होता था। टैक्स उन दिनों क्या होता था? जी हां, जो कृषि आय थी उसका 1/6 भाग, कितना? 1/6 भाग टैक्स के रूप में, या कह लो कि इसी को लगान के रूप में दिया जाता था। और ऐसी भूमि जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प सही होगा। चोल वंश में ऐसी भूमि को मैंने बताया कि चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है, जबकि गुप्त वंश में इसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अग्रहार के नाम से जाना जाता था। वह भूमि जिसको या तो मंदिर को दान में दे दिया गया है, या नहीं तो ब्राह्मण को दान में दे दिया गया है, या किसी सैनिक को जो है दान में प्राप्त हुआ है,
उसके शानदार बहादुरी के लिए उसे अग्रहार भूमि के नाम से गुप्त काल में जाना जाता था। लेकिन यहां तो हम लोग बात कर रहे हैं चोल राजवंश की, तो इसे चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न को देखें। यहां आज सब के सब प्रश्न जो है चोल वंश से मिलेंगे और आप मुझको बताना कि ये जो मैंने एक नया प्रयोग किया है क्या ये सही है। एक ही राजवंश से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करते चलें, या दक्षिण भारत से जैसे मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन जो है दिए जा सकते थे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने जारी किया था जिसमें पल्लव राजवंश से, या फिर जो है आपके राष्ट्रकूटों से संबंधित क्वेश्चन, चालुक्य से संबंधित क्वेश्चन, सबको सम्मिलित किया गया था। इस पर आप लोग अपने विचार जो है जरूर बताना, ताकि मैं आगे उसके अनुसार जो है क्लास एग्जीक्यूट कर सकूं। अगला प्रश्न को देखें। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? आपके विकल्प हैं, पहला नाडु, दूसरा कुर्रम, तीसरा कोट्टम, चौथा तनियूर। थोड़ा सा ये शब्द जो है हम लोगों के लिए नया है, लेकिन ध्यान देंगे इसलिए क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है ये महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि जब आवश्यकता हो तो वो दवा भी खानी पड़ती है जिसका स्वाद कड़वा होता है। यहां तो जो है जिंदगी का सवाल है। चोल राजवंश में कुल कितने जो है राज्य थे? कितने राज्य थे? तो आप कहेंगे बस इतने राज्य थे। और उस समय राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो राज्य को मंडलम के नाम से जाना जाता था। प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? मंडलम के नाम से जो है जाना जाता था। इसके बाद मंडलम की छोटी इकाई थी जिसको वायनाडु या वालनाडु दोनों शब्द मिलता है, या उसी को जो है कोट्टम भी कहा जाता है। क्या? कोट्टम कहा जाता है। आज के समय में इसको जो है आप कमिश्नरी कह सकते हैं। वायनाडु से छोटी इकाई थी नाडु, और नाडु का मतलब का डिस्ट्रिक्ट, जिला। नाडु का मतलब तमिल भाषा में उन दिनों जिला को नाडु बोला जाता था। नाडु से नीचे जो तहसील थी, यानी आप आज का जो ब्लॉक कह सकते हैं, उसको जो है कहा जाता था कुर्रम। क्या कहा जाता था? जोखन, कुर्रम। और इससे जो है छोटा जो था वो बताने की जरूरत ही नहीं है, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। अब यह कह रहा है कि एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? तो ये सारे नाम तो जो है यहां आपको मिल रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी ना, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा विकल्प होगा? तनियूर, जो चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में जो शासित जो बड़े गांव होते थे, ग्राम होते थे, उनको तनियूर के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखें। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? जी हां, राजराज प्रथम चोल वंश के 21 शासकों में जो है सबसे प्रतापी शासक कौन? राजराज प्रथम, जिसके द्वारा मैंने बताया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, जो भगवान शिव को समर्पित है। दुनिया का सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति एक पत्थर को काट करके जो बनाया गया है, उसी बृहदेश्वर मंदिर के जो है अहाते में, कंपाउंड में जो है बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके माता जो थी, जिनका नाम था वान महादेवी। क्या नाम था? वान महादेवी नाम था। जबकि इनके पिता का नाम था क्या? परांतक द्वितीय। क्या नाम था? परांतक द्वितीय नाम था, परांतक द्वितीय। जबकि इनका स्वयं जो है बचपन का नाम था क्या? अरिवर्मा। क्या नाम था? अरिमोली वर्मा। एक मिनट, अरिमोली वर्मा किसका नाम था? राज प्रथम का। और राजराज प्रथम की माता जो थी वान महादेवी थी। परांतक द्वितीय इनके जो है पिता थे। इनकी पिता की जब जो है मृत्यु हो गई तो इनकी माता महादेवी ने उस समय की जो परंपरा थी सती प्रथा का निर्वहन किया, यानी परांतक द्वितीय की चिता के साथ स्वयं को जो है अग्नि के हवाले कर दिया। इसलिए इनकी परवरिश जो है इनकी मासी के द्वारा जो है किया गया था।
बहरहाल दक्षिण भारत में चोल राजवंश में यह पहली ऐसी जो है महिला जिनका जो अपने पति के साथ सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है, वो राजराज प्रथम की माता थी। राजराज प्रथम, जिनको अरिमोल वर्मा के नाम से भी जाना गया, इनके बचपन का नाम था और इनका शासनकाल मैं बताया था कब से कब तक, 985 ईस्वी से लेकर के 1014 तक था। राजराज प्रथम के द्वारा ही श्रीलंका का सिंघल द्वीप को जीत लिया गया था। श्रीलंका का सिंघल द्वीप को जो है जीत लिया गया और सिंघल द्वीप की राजधानी अनुराधापुर का काम तमाम कर दिया गया। वहां पर एक नई राजधानी का स्थापना किया गया। यद्यपि कि पूरी श्रीलंका को जीतने का काम इसी राजराज प्रथम का बेटा होगा, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, उसने किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? उस समय वो दौर था जब जिसके भुजा में ताकत होती थी, जिसके तलवार में जो है दम होता था, वही शासन करता था। तब ईवीएम का खेल नहीं होता था। ईवीएम तो अब होने लगा है। तब जो है तलवार के द्वारा चुनाव होता था। अब तो ईवीएम तय करता है कि कौन क्या बनेगा। चोल शासकों ने न सिर्फ भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं, या कह लो कि वर्तमान में आसियान के जितने देश हैं, कुल 10 जो है देश, सदस्य देश, उन पूरे क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया था। आज का इंडोनेशिया, थाईलैंड तब श्याम देश के नाम से जाना जाता था, सफेद हाथियों का देश। मलेशिया, सिंगापुर मलय के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसे क्षेत्रों पर चोल राजवंश के शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। वो अलग बात थी कि चोल राजवंश जब दक्षिण भारत में अपना प्रसार कर रहा था, चोल राजवंश के शासकों की जो नौसेना थी उसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं था। लेकिन उसी समय उत्तर भारत पर, पंजाब पर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर फारस, अरब और अफगान शासकों का जो है बार बार आक्रमण हो रहा था। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी जैसे लोगों ने भारत को जी भर के लूटा। लेकिन दक्षिण भारतीय शासकों से इस बात से कोई लेना देना नहीं था। और उत्तर भारत के जो शासक थे, हर जिला अपने आप में एक देश हुआ करता था और उन राजाओं में उतनी ही बनती थी जितना आज भारत पाकिस्तान में बनती है, जिसका विदेशियों ने फायदा उठाया। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों से पूछा गया कि जब दक्षिण भारत में चोल राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो उत्तर भारत में किस आतताई का आक्रमण हुआ था? जी हां, महमूद गजनवी जिसने कि 1000 से लेकर के 1027 के बीच भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। बहरहाल प्रश्न के अनुसार जो आपसे पूछ रहा है, श्री विजय उस समय के अभिलेखों में श्री विजय जिस शब्द के लिए जो है, जिस स्थान के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसी को अब जो है हम लोग कहते हैं सुमात्रा। क्या कहते हैं? सुमात्रा। बताने की जरूरत नहीं कि जावा, सुमात्रा ये दोनों द्वीप जो है किस देश में स्थित हैं? इंडोनेशिया में स्थित हैं। किस देश में? इंडोनेशिया में स्थित हैं। और सुमात्रा विजय करने में जो है सफलता प्राप्त किया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। किसने प्राप्त किया? राजेंद्र प्रथम ने, जो कि 1014 से लेकर के कब तक? 1044 तक जो है जिसने शासन किया था। ये वही टाइम पीरियड था जब जो है राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, जो कि भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके अपने साम्राज्य का जो है विस्तार कर रहे थे, अपनी विजय पताका जो है फहरा रहे थे। लेकिन उत्तर भारत पर महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों का जो है तांडव नृत्य जो है चल रहा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चोल शासक ने पहली बार स्वर्ण मुद्रा जो है जारी किया था?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि चोल शासकों में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी करने का काम जो है किया था किसने? राजराज प्रथम के द्वारा जो है किया गया था ना, किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र चोल के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। स्वर्ण सिक्का सबसे पहले राजेंद्र प्रथम ने जारी किया। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का अगर पूछेगा तो चोल राजवंश में इसी के द्वारा जो है जारी किया गया था। जबकि उत्तम चोल के द्वारा सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, सिल्वर क्वाइन जो है जारी किया गया था। वैसे भारत में सबसे पहले गोल्डन क्वाइन जो है हिंद यमन शासकों के द्वारा जो है जारी किया गया था। किसके द्वारा? हिंद यमन शासकों के द्वारा। और हिंद यमन में भी आपसे पूछे तो स्ट्रेटो सेकंड के द्वारा जो है सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जो है जारी किया था। किस वंश के शासकों ने? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर पूछे तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था, गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया। लेकिन ये राजवंश उत्तर भारत पर जो है शासन करने वाले थे। दक्षिण भारत में पूछेगा तो सबसे अधिक, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चोल राजवंश के शासकों ने जारी किया। और चांदी के सिक्के उत्तम चोल, जबकि सोने के सिक्के राजेंद्र चोल के द्वारा जारी किया गया था। प्रश्न के अनुसार अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? उन दिनों की परंपरा के अनुसार तो हम लोगों के यहां जो क्वाइंस जारी किए जाते हैं या जो बैंक नोट जारी की जाती है उस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम होता है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। उन दिनों जो क्वाइंस जारी किया जाता था उस पर राजाओं के चित्र जो है होते थे, उस पर उस राज्य से संबंधित जो राजकीय चिन्ह होते थे उनका चित्र जो है दिया जाता था। चोल वंश के शासकों का जो राजकीय चिन्ह था वो चीता था। हालांकि कुछ किताबों में जो है ये भी मिलेगा आपको। बहरहाल जब चोल वंश के शासक जो है शासन किस वाले बेल्ट पर किए? अभी मैंने बताया था कि इधर किए थे, कोरोमंडल तट पर जो है किया था। किधर किया था? कोरोमंडल तट पर जो है किया। कोरोमंडल तट पर जो है उनका शासन रहा था, इस वाले बेल्ट पर। जबकि इस वाले बेल्ट पर जो है पांड्य राजवंशों का जो है शासन था, पांड्य राजवंश का जो है शासन। इधर चोलों का शासन था। इनकी राज का चिन्ह जो थी वो मछली थी। तो जब इस क्षेत्रों पर इन्होंने जो है शासन व्यवस्था अपनी स्थापित की तो उनके सिक्कों पर ये भी जो है मछली का भी राज्य चिन्ह जो है जारी किया गया। स्पेशली कार्प मछली का जो है चिन्ह उस पर जो है दिया गया था, कार्प का। इधर जो है कौन? मालाबार तट पर जो केरल वाला बेल्ट है, इन्हें चेर राजवंश था। जब इनका शासन का विस्तार इन पूरे क्षेत्रों पर हो गया तो इन्होंने अपने चिता वाले सिक्के, धनुष वाले सिक्के और जो है कार्प वाले सिक्के, मछली वाले सिक्के जो है जारी किए थे। क्योंकि चेर राजवंश का जो है राजकीय चिन्ह जो है वो क्या था? वो तीर धनुष था। तो ये तीनों जो है चोल वंश के शासकों के सिक्कों पर ये तीनों चिन्ह मिलेंगे, चिता, धनुष, तीर, मछली, लेकिन हाथी ना। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? जी हां, चोल शासकों में सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराने का जो है काम सर्वप्रथम जिस चोल शासक के द्वारा जो है किया गया था उनका नाम था क्या? उनका नाम था राज प्रथम के नाम से जो है कराया गया था। किसके द्वारा जो है कराया गया था? जी हां, राजराज प्रथम के द्वारा जो है कराया गया था। और राजराज प्रथम के द्वारा जो है कदम्ब पैमाना की शुरुआत जो है की गई थी। इन्हीं के शासनकाल में उपजाऊ भूमि के आधार पर जो है लगान की व्यवस्था की गई थी। बहरहाल किसी भी क्षेत्र में जितनी जो है भूमि चाहे जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग जो है आयकर के रूप में जो है लिया जाता था। और चोल राजवंश में आय का सबसे जो प्रमुख शासन जो है
आप कह लें साधन था, वो जो है कृषि कर था, यानी कृषि लगान थी। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन, मैंने आज बताया कि सिर्फ एक ही राजवंश से पूरा जो है मैंने इस सेशन को रखा है। आप बताना कि ये जो है मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी इनकी जो है स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन जिसका उल्लेख जो है कहां से मिलता है, किस अभिलेख से? तो उत्तरी मेरूर से। कहां से? उत्तरी मेरूर अभिलेख से मिलता है। और उत्तरी मेरूर अभिलेख है कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। कभी कभी होता है, जवान है फिसल जाती है, संगत का असर हो जाता है। उत्तरी मेरूर अभिलेख, और उत्तरी मेरूर अभिलेख जो है मंदिर के दीवारों पर जो है अंकित किया गया है। मंदिर की जो है दीवारों पर अंकित है और वहां पर जो है स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन का जो है उल्लेख किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अगला प्रश्न देखें, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हैं। पहला पुहार, दूसरा तंजौर, तीसरा गंगईकोंड चोलपुरम या चौथा उरैयूर। जी हां, चोल राजवंश जो कि दक्षिण भारत में प्रशासन के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में हर तरफ जो है उत्तरोत्तर विकास किया। और चोलकालीन चित्रकला का सबसे बड़ा जो है प्रमाण तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है। कौन? राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? मैंने बताया था आप लोगों से, राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसकी दीवारों पर चित्रकला का जो बेजोड़ नमूना प्रस्तुत किया गया है, जिसका संबंध हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से और विशेष करके भगवान शिव के जीवन से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए, क्या चोल राजवंश में चित्रकला का प्रमाण सबसे बेहतरीन कहां से मिलता है? तंजौर से। तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। हालांकि गंगईकोंड चोलपुरम भी जो है इनकी दूसरी राजधानी थी, जिसको कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है स्थापित किया गया, जब उसने बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर किया। और उसके पीछे बस इतना सा वजह था, क्या? गंगा जल प्राप्त करना, वहां से गंगा जल लाना। और खुद जो है उसने गंगईकोंड की जो है उपाधि धारण किया था। पुहार कावेरी पत्तनम, वहां का एक बंदरगाह था कावेरी पत्तनम। पत्तनम, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना करिकाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा किया गया था। और जो संगमकालीन चोल वंश था, चोल वंश मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि चोल वंश दो रहे हैं। कौन? एक संगम काल, संगम युग में, और दूसरा नवीं शताब्दी में, मध्यकालीन युग में। तो जब आपसे जो है क्लियर कट लिख दे प्रश्न में क्या कि संगम युग में या संगम काल में चोल राजवंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? करिकाल था। तब राजधानी कहां थी? तो पहली राजधानी जो है उनकी मरयूर, दूसरी जो है उरैयूर थी, तीसरी जो है बनाई गई थी कौन सी? कावेरी पत्तनम। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। उसी को जो है पुहार के नाम से जो है जाना जाता था। उरैयूर अभी मैंने बताया था कि ये जो है इसी से राजधानी उरैयूर से ही इन्होंने कावेरी पत्तनम में जो है ट्रांसफर किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। चोल राजाओं के शासनकाल में उर होती थी। सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चोल राजाओं के शासनकाल में जो ग्राम सभाएं थी वो तीन प्रकार की थी। एक जो सामान्य ग्राम सभा थी
उसको उर कहते थे, जिसमें सामान्य लोग थे, जिसमें विद्वान लोग जिस ग्राम सभा के सदस्य होते थे उसको महासभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? महासभा के नाम से जाना जाता था। और जिसमें व्यापारी वर्ग होता था उस सभा को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। तो उर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। अंतिम विकल्प न, पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखें। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, अभी तो बताया था का नगरम, जबकि महासभा विद्वान लोगों की जो है और जो है सामान्य जन लोगों की जो है समिति होती थी, जिनके द्वारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख की जाती थी। अगला प्रश्न देखें। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? वारियम का मतलब जो है समिति। क्या? समिति, जो कि समिति जिसके सदस्य विभिन्न विभाग या विभिन्न जो है क्षेत्रों में वहां के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे। और जैसे मैंने बताया था उद्यान विभाग, जिसको कि संवत्सर वारियम के नाम से जो है जाना जाता था, जबकि विदेशी संबंध विभाग को जो है क्या कहा जाता था? उदासीन मरियम कहा जाता था। लेकिन यही प्रश्न अगर जो है पूछता कि संगम युग में उदासीन वारियम क्या था, तब जो है ये सन्यासियों की सभा हुआ करती थी। किसकी सभा हुआ करती थी? सन्यासियों की सभा हुआ करती थी। लेकिन मध्य युग में जो है ये विदेशी लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाली जो है एक संस्था थी, वारियम थी, जिसे उदासीन वारियम के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था गाय, हिरण, हाथी या बाघ? चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में जो मालाबार तट पर शासन कर रहे थे संगम युग में, उनको चेर कहा गया था। क्या कहा गया? चेर। और इनकी जो है राजकीय चिन्ह क्या था? तो तीर धनुष था। क्या था? तीर धनुष। जो इस वाले बेल्ट पर शासन कर रहे थे वो कौन थे? जी हाँ, वो लोग थे चोल। और इनका राजकीय चिन्ह जो है क्या था? बाघ था। क्या था? टाइगर। और इस वाले बेल्ट पर जो है शासन कर रहे थे वो कौन थे? पांड्य। और इनका जो है राजकीय चिन्ह का था? जी, इनका राजकीय चिन्ह जो है मछली थी, स्पेशली ये मछली कार्प। तो कह रहा है कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? पहला ना, अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। तकुल्लम का युद्ध हुआ था। तकुल्लम युद्ध आपको जानकारी के लिए बता दें कि 949 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? जी हां, कोरोमंडल तट पर हुआ था। और कोरोमंडल तट का मतलब क्या? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो चोल वंश का जो है शासक और राष्ट्रकूट शासक, इन्हीं दोनों के बीच जो है ये भयंकर युद्ध हुआ था। चोल शासक जिसका नाम जो है पारांतक था, पारांतक प्रथम, इसी युद्ध में अपने युवराज जिसका नाम था राजादित्य, क्या नाम था? राजादित्य को इसने युद्ध का संचालन करने के लिए भेजा था। राजादित्य इसी में गए हुए थे और चले गए, यानी इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रकूटों का नेतृत्व किया था किसने? कृष्ण तृतीय ने किया था। किसने? कृष्ण तृतीय के द्वारा जो है किया गया था। राष्ट्रकूट राजवंश जिसकी स्थापना दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग के द्वारा जो है किया गया था। किसको समाप्त करके? जी हां, वातापी के चालुक्यों को समाप्त करके, या कह लें कि वातापी चालुक्य अंतिम शासक जो था जिसका नाम कीर्तिवर्धन था, उसी का जो है सेनानायक दंतिदुर्ग ने उसकी हत्या करके और किसकी स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न देखें।
चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? वैसे तो चोल वंश के शासकों ने दूसरे धर्म के प्रति भी बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन सबसे अधिक जो है उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मैंने बताया कि इस वंश का शासक जिसका नाम था राजराज प्रथम, जिसने कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को जो है स्थापना कराई, और उस मंदिर के जो आराध्य देव हैं भगवान भोलेनाथ हैं, तो बताने की जरूरत नहीं कि चोल राजवंश ने किस मत को जो है सबसे अधिक संरक्षण प्रदान किया था, शैव मत को प्रदान किया। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? दरअसल चोल राजवंश, मैंने अभी बताया कुल कितने शासक हुए थे? 21 हुए थे, 21 हुए। इनमें पहला जो था कौन था? विजयालय था, बिल्कुल रट जाइए। अंतिम कौन था? राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र जो है तृतीय था। लेकिन 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 जो कोप्पम युद्ध हुआ था, कोप्पम की जो है लड़ाई हुई थी, कोप्पम के जो है युद्ध में उन दिनों राजाधिराज जो कि मार दिए गए युद्ध क्षेत्र में ही जो है वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनका बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने जो है युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराया, और न सिर्फ जो है युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक कराया, बल्कि जो विरोधी शासक था, विरोधी शासक को जो है पराजित भी किया था। किसने? राजेंद्र द्वितीय के द्वारा जो है किया गया था, और जिसको पराजित किया उसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर को जो है ये पराजित करता है और युद्ध भूमि में ही जो है अपना राज्याभिषेक करता है। ये युद्ध जो है हुआ कब था? 1052 ईस्वी में। कब हुआ था? 1052 ईस्वी में हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसमें चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। मैंने बताया था कि चोल साम्राज्य में जो है कुल कितने प्रांत थे? 6। और प्रांतों को किस नाम से जो है जाना जाता था? तो प्रांत को कहा जाता था मंडलम। क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। उससे छोटा जो था उसको जो है किस नाम से हम लोग जानते थे? हम लोग नहीं, वो लोग। तो उसको जो है कोट्टम के नाम से, या उसे वलनाडु या वालनाडु के नाम से जानते थे। उसके बाद जो है कौन सा था? तो उसके बाद जो है आप कहेंगे कि नाडु, और नाडु उन दिनों का जिला था, डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद जो है किसका नंबर ब्लॉक का आता था? तहसील, जिसको कि जो है कहा जाता था क्या? उसको कहा जाता था कुर्रम। क्या कहते थे? कुर्रम। और सबसे छोटा था वो था जो है कौन सा? जी, ग्राम। देखिए कौन सा सही होगा? मंडलम। मंडलम से छोटा क्या है? तो वलनाडु। वलनाडु से छोटा जो है क्या है? नाडु। ये नहीं दिया है इसलिए गलत है। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, नाडु, कोट्टम। ये तो ऐसे ही नहीं ना। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। मंडलम, कोट्टम, मंडलम, कोट्टम, नाडु। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। इस 2023 का अंतिम प्रश्न, सूर्य मंदिर, जिसको कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे स्थानीय भाषा में बिरंची मंदिर के नाम से जानते हैं, बिरंची देव मंदिर के नाम से जानते हैं। भगवान सूर्य का जो है अगला अलग नाम है जो है विरंची। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? जी हां, उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण कार्य जो है ये आपको बता दें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का भी जो है, यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको लिस्टेड किया गया है। ग्रेनाइट चट्टान से जो है इसको बनाया गया है, ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण कार्य किया गया है, इसीलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जानते हैं। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को, जो कि अभी मैंने बताया कि जो है यह सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। जी हां, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे गंग वंश के शासक, किसने? गंग वंश के शासक जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, इनके द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था। किसके द्वारा जो है कराया गया था? नरसिंह देव प्रथम, है ना, वर्मन लिख दिए, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया। जबकि दूसरा खजुराहो, ये एमपी में है, और यहीं पर जो है कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि चंदेल शासक जब विद्याधर, किसने? विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजित किया था, तो उसी समय उसने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कार्य उसी विजय की याद में संपन्न कराया था। तो प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि इसमें और कोई प्रश्न है नहीं, इसलिए आज का ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आप सबको आज का ये सेशन कैसा लगा? चूंकि इसमें कुछ अलग बातें थी जो मैंने बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।